जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, इजी अप्रोच टू साइंस के प्लेटफॉर्म से मैं कैसर भट्टी आपके सामने एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो की डिस्कशन केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर 14 टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग पे होगी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन देखेंगे और इसमें हम देखेंगे रेट ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रेट ऑफ एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो बैलेंसिंग है उसको भी देखेंगे और आखिर में हम ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को डीपली डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारा कुछ पढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक असल में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वाले टॉपिक का सब टॉपिक है, उसी का हिस्सा है। अगर आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट अच्छी तरह आता है तो फिर तो ये मसला ही कोई नहीं है आपके लिए। अगर नहीं भी आता तो मैं आपको थोड़ा सा उसका रिकॉल करवाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, फिर उससे ही इसकी डेफिनेशन बनेगी। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था कि टोटल 4 लेयर्स होती हैं। एटमॉस्फेयर की टोटल 4 लेयर होती हैं। उन लेयर्स को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये फ़र्ज़ कर लें हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ की मुख्तलिफ लेयर्स हैं, ऐसे डिवाइड किया हुआ है, इनका नाम रखा हुआ है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। इन सब लेयर में से जो सन की रेज़ हैं उन्होंने आना होता है गुज़र के, ठीक है, अर्थ पे यहाँ पे गुज़र के आती हैं, ठीक है। इन लेयर्स में से जो आखिरी लेयर्स, यानी इधर से देखें तो पहली रेज़, उधर से देखें तो आखिरी, पहली लेयर जो होती है जिसे हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के वेपर्स पाए जाते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के वेपर्स क्या करते हैं, ऊपर से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को परमिशन देते हैं, इजाज़त देते हैं, अलाउ करते हैं कि वो अर्थ पे आ सकें। सो वो आ जाते हैं, वो सारी रेस जो हैं वो अर्थ पे आती हैं। क्यों आती हैं? इस वजह से आती हैं कि वो जब ऊपर से आती हैं तो वो एनर्जेटिक होती हैं, इनकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, इसलिए वो अर्थ पे पहुंच जाती हैं। जब वो अर्थ पे पहुंचती हैं, यहाँ पे आके लगती हैं, तो 70% जो इन रेस का हिस्सा होता है वो अर्थ के अंदर चला जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, इसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। और बाकी का जो हिस्सा है तकरीबन 30% रेस वो वापस बाउंस बैक हो जाती हैं, ज़मीन से ऊपर की तरफ चले जाती हैं, यानी वो फिर ऊपर की तरफ जाना शुरू करती हैं। पहले वो नीचे आ रही थी, ज़मीन ने उनको अब्जॉर्ब नहीं किया, तो वो यहाँ से टकराने के बाद बाउंस बैक होगी, वापस चले गई एटमॉस्फेयर में। अच्छा, अब ये वाली जो रेज़ हैं दूसरी आई हैं, ये रेज़ इस अर्थ में जज़ब हो रही हैं, ठीक है। काफ़ी जब ये इसमें अब्जॉर्ब हो जाएंगी अर्थ में तो इससे अर्थ क्या हो जाएगी, हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। जब जो अर्थ है वो हीट अप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो वो दोबारा इन रेज़ को अपनी बॉडी से एमिट करवाने की कोशिश करेगी, यानी ये वाली रेज़ दोबारा एटमॉस्फेयर के पहले हिस्से यानी ट्रोपोस्फेयर में एंटर होंगी दोबारा अर्थ से निकल के। अब इन रेज़ को जब ये ज़मीन से निकल के वापस जाती हैं तो हम इनको IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। ये इंफ्रारेड रेडिएशंस और जो बाउंस बैक हुई हैं ये सारी रेडिएशंस ये अब दोबारा ट्रोपोस्फियर में जा रही होती हैं। जब दोबारा ट्रोपोस्फियर में जाती हैं तो इनकी इतनी इंटेंसिटी या इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि दोबारा ऊपर जा सकें। इनको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है, ठीक है, ये ट्रैप कर देती है, जज़ब कर लेती है, या इनको क्या मोड़ देती है, ऊपर नहीं जाने देती। ये जो दोबारा रेज ऊपर जाना चाह रही हैं इनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स की जो लेयर्स हैं वो ऊपर नहीं जाने देती, जिससे इस हिस्से का ट्रोपोस्फेयर के ये वाले हिस्से का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस टेम्परेचर बढ़ने को, इंक्रीज़ करने को हम कहते थे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। स्टूडेंट्स, जब ये वाला हिस्सा बढ़ेगा, जब ये वाले हिस्से का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली जो अर्थ है इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर ये वाला हिस्सा ज़्यादा टेम्परेचर वाला है तो ऑटोमेटिकली जो अर्थ है ये भी वार्म हो जाएगी, ये भी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है, जो इसका सही मतलब है वो ये है कि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से इंक्रीज़ कर जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अब ये जो इफ़ेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का ये पूरी अर्थ पे ज़ाहिर होगा, पूरी अर्थ पे ये जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है वो देखा जाएगा। यानी अर्थ अब एक ही है तो लिहाजा ये सारी हीट, इस पूरी जो अर्थ को अगर हम एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी फ़र्ज़ कर लें तो सारी जो हीट है इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसलिए सारी जो है अर्थ
वो हीट अप हो जाएगी और इसका जो टेम्परेचर है इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ द इंक्रीज इन Earth's average temperature due to build up greenhouse gases in atmosphere। तो ये स्टूडेंट्स इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बनती है, ठीक है। जब अर्थ गर्म होगी, अर्थ वार्म अप होगी, तो इससे ये जो है वाली गैसेस और ज़्यादा वार्म अप हो जाएंगी, तो ओवरऑल जो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का और अर्थ का वो बढ़ जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, इसको मज़ीद आगे बढ़ाएं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहले देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अक्सर लोग इसे एयर पोल्यूटेंट या पॉइजनस गैस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना कि हर सिक्के के जिस तरह कहते हैं कि दो रुख होते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, ठीक है। कैसे कि अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को जो है ये ना मतलब बनाएं, ये गैसें ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को ना क्रिएट करें, तो कह लें कि जो नेचुरल जितने भी फिनोमिनाज हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, वो सस्टेन नहीं कर सकते। लाइफ सस्टेन कर रही है तो वो इस ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से है, क्योंकि इसने टेम्परेचर को एक हद तक मुतदल रखा हुआ है, जिसकी वजह से फसलें वगैरह पकती हैं और हमें जो है एक मुनासिब टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ये हीट हो जाए तो फिर नुकसानदेह, अदरवाइज़ अगर इसकी कंसनट्रेशन बराबर रहे टेम्परेचर की तो फिर ठीक है। स्टूडेंट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये पौधों के लिए तो इंतहाई अहम है। जिस तरह हमारे लिए कह लें पानी या सांस लेना बहुत ज़रूरी है, इसी तरह पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल है? क्योंकि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जितने भी पौधे हैं वो फ़ोटोसिंथेसिस करते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। इनका खुराक को खुद तैयार करना फ़ोटोसिंथेसिस कहलाता है। और फ़ोटोसिंथेसिस के लिए उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की होती है, ठीक है। स्टूडेंट्स देखें, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, ठीक है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हों तो हमारे पास बनेगा ग्लूकोज C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला, और साथ 6 मॉलिक्यूल बनेंगे ऑक्सीजन के। अब स्टूडेंट्स, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन हुए हैं तो जाके फिर ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज वो चीज़ है जो पौधा जिसे अपनी खुराक समझता है, ठीक है। ये पौधे की खुराक होती है ग्लूकोज। तो पौधा अपनी खुराक या अपनी फूड ग्लूकोज की सूरत में तैयार करता है और इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। और वो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से, माहौल से लेता है। अगर उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो वो अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और वो फिर फूड हमें भी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें इसको मज़ीद, हम फिर क्या करते हैं, हम सेम जो पौधों ने खुराक तैयार की होती है फलों की सूरत में या बीजीज़ की सूरत में, तो हम क्या करते हैं उनको दोबारा, ये देखें अगर आप इसको यहाँ पे लिख लें सेम 12O6, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम फिर रेस्पिरेशन करते हैं। हम रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन के दौरान हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे ऑक्सीजन के ज़रिए रेस्पिरेशन के प्रोसेस से क्या करते हैं, दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम दोबारा बना देते हैं। अब ये देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है जो हमने हमारी बॉडी में बनी है, हम इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? एक्सेल करेंगे, बॉडी से निकालेंगे, एक्सहेल करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड को। हम यहाँ पे ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। पौधे यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं?
यूज़ करके, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को यूज़ करके ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं बाई प्रोडक्ट के तौर पर। और हम इंसान या जानवर जो हैं और या परिंदे या कीड़े मकोड़े वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, ठीक है, और रेस्पिरेशन करते हैं, यानी फूड को यूज़ करते हैं। ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जब ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहाँ पे तो एक बैलेंसिंग का प्रोसेस हमें यूज़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन निकल रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखें तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहा है, मतलब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन पैदा हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। स्टूडेंट, इस चीज़ को हम कहते हैं कि बैलेंसिंग, ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की बैलेंसिंग जो है वो एटमॉस्फेयर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की बैलेंसिंग एटमॉस्फेयर में नहीं होगी तो लाइफ कंसिस्ट नहीं कर सकती, लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती। हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत बहुत होती है। हम जो फ्रूट वगैरह जो चीज़ें खाते हैं उस दौरान उनको, उनकी हमारी बॉडी में जब ऑब्जॉर्प्शन होती है तो उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं। वे यही वाली कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में जाती है तो पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को लेते हैं और दोबारा ग्लूकोज बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उसी दौरान जब वो बना रहे होते हैं तो उस दौरान वो ऑक्सीजन को निकाले जा रहे होते हैं, कार्बन को रखे जा रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को दोबारा बॉडी में लेके जा रहे होते हैं। तो ये एक साइकिल चल रहा है, ठीक है। एक तरफ से ऑक्सीजन निकल रही है और एक तरफ से ऑक्सीजन ऑब्जॉर्ब हो रही है, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब किया जा रहा है, ठीक है। हम हर टाइम, हर सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। पौधे हर सूरत में, हर टाइम कोशिश करते हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करें और ऑक्सीजन को एक्सहेल करें। तो इस तरह जानवरों का और पौधों का आपस में एक बहुत गहरा ताल्लुक है। ये एक दूसरे के मियावन हम इनको कह सकते हैं कि एक दूसरे की बका के लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इस आर्टिकल का या इस टॉपिक का वो ये है कि आपने ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, रेट्स ऑफ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू rate of addition of कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट्स, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए अगर ये वाली इक्वेशन पे अमल किया जाए तो कंट्रोल हो सकती है। यानी कि एटमॉस्फेयर में या ट्रोपोस्फेयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है या जितनी ऐड हो रही है उतनी रफ्तार से ही अगर एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब की जाए या रिमूव की जाए तो लाइफ को सस्टेन करना आसान है, या लाइफ आसानी से सस्टेन कर सकती है, ज़िंदगी जो है वो आसानी से गुज़र सकती है। कैसे? अब हमने ये देखना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे रिमूव होती है एटमॉस्फेयर से और कैसे ऐड होती है। स्टूडेंट्स, याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका जो रिमूव करने का सबसे बड़ा सोर्स है एटमॉस्फेयर से वो प्लांट्स हैं, पौधे हैं, और ऐड करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो एक तो इंसान है और दूसरा बर्निंग फ्यूल्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बर्निंग फ्यूल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स जितने भी हैं जिसमें पेट्रोलियम, डीजल और ये सारे पेट्रोल वगैरह आ जाते हैं, वो सारे के सारे जब जलते हैं या उनके जलने से, यूज़ होने से कार्बन डाइऑक्साइड वाफर मिकदार में एटमॉस्फेयर में आ जाती है। तो ये चीज़ है, ठीक है। ये इसको ऐड करते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर स्टूडेंट्स देखा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से रिलीज़ कौन चीज़ें करती हैं तो वो सबसे बेहतरीन इसकी जो रिमूव करने के सोर्स हैं वो हैं हमारे पास प्लांट्स, ठीक है। क्यों प्लांट्स हैं? क्योंकि प्लांट्स ही वो कह लें कि सोर्स है जो इसको यूज़ करके फ़ोटोसिंथेसिस करता है। फ़ोटोसिंथेसिस हर पौधे ने, हर प्लांट ने लाजमी करनी होती है, लिहाजा उसे फ़ोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की अशद ज़रूरत होती है। क्योंकि पौधा जो होता है वो अपने पत्तों के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट रखता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वो क्लोरोफिल
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की मौजूदगी में इस्तेमाल में लाकर ग्लूकोज तैयार करता है। तो अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं होगी तो पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। यानी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो क्लोरोफिल तीनों होंगे, देन रोशनी की मौजूदगी में पौधा जो है वो ग्लूकोज तैयार कर पाएगा। सो इसलिए एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करने के लिए प्लांट्स अहम किरदार अदा करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अब इसकी जो अगर ये चीज़ें यानी कि जितनी मिकदार में कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिमूव हो रही है उतनी ही मिकदार में इसमें ऐड हों तो देन ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ एडिशन है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो ज़्यादा है और रेट ऑफ रिमूवल कम है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड ज़्यादा मिकदार में हो रही है और रिमूव कम मिकदार में हो रही है। कैसे ज़्यादा मिकदार में हो रही है ये हमने देखना है। देखें, आए दिन आपको पता है गाड़ियों की जो तादाद है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ केमिकल्स जो हैं उनका यूज़ बढ़ता जा रहा है, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो आम होता जा रहा है। तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी जो गैसें हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनकी मिकदार जो ट्रोपोस्फेयर में बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसकी इसके साथ साथ जो पौधे हैं अगर तो वो उसके साथ जितनी वो मतलब एडिशन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मिकदार में अगर प्लांट्स हों तो देन इसका कोई नुकसान नहीं। लेकिन हो इस तरह रहा है कि पौधे जो हैं वो उतनी मिकदार में हम उगा नहीं रहे, उगाने की बजाय प्लांट्स के साथ ये हो रहा है कि हम इसको दिन ब दिन लोग काट रहे हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से लोग बिल्डिंग्स के लिए या फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए जंगलात की कटाई करते हैं जिसे डीफॉरेस्टेशन कहते हैं। डिफॉरेस्टेशन से वो अमल है जिसमें जंगलात की कटाई होती है, जंगलात की कटाई को कहते हैं डीफॉरेस्टेशन। तो डीफॉरेस्टेशन ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो नेचुरल क्वांटिटी से बढ़ जाएगा और नेचुरल क्वांटिटी से जब ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा तो देन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जो एटमॉस्फेयर की फर्स्ट सरफेस है यहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से फिर जो मुख्तलिफ जानदार या पौधे हैं उनकी लाइफ मुतासर होगी। तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि हमें इसकी जो कह लें कि क्वांटिटी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल और एडिशन की उसको बरकरार रखना है। ठीक है, इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के अगर आप इफ़ेक्ट देखें तो वो टेम्परेचर तो चेंज करते ही हैं, इससे टेम्परेचर तो चेंज होता ही होता है। इसके अलावा जो वेदर चेंज है वो भी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से होता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो जो आपका जो वेदर है, मौसम है, वो भी उसमें चेंजिंग ज़्यादा आएगी। सी लेवल जो है वो भी इससे ज़्यादा होता है। जब एटमॉस्फेयर गर्म होगा, हीटअप होगा, तो उससे जो सी लेवल है वो भी इंक्रीज़ करेगा। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो हीटअप होंगे, एनर्जेटिक होंगे। जब वो एनर्जेटिक होंगे, हीटअप होंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा मोशन करेंगे तेज़ी से, और जब तेज़ी से मोशन करेंगे तो वो वेपोरेट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह फिर हम कह सकते हैं कि ये ना सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है बल्कि सी लेवल को भी इंक्रीज़ करता है। अगर फ्लड देखें तो रिस्क ऑफ फ्लड में भी ये इसका बहुत अहम किरदार है। जो फ्लड्स वगैरह आते हैं, सैलाब वगैरह आते हैं, उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा रोल है। कैसे रोल है देखें, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा अगर अर्थ पे टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ग्लेशियर्स हैं या जो आइस कैप हैं, बर्फीले पहाड़ या चोटियाँ हैं, वो पिघलेंगे। जब वो पिघलेंगे तो उनसे जो पानी होगा बहुत मिकदार में, वाफर मिकदार में, वो किसी ना किसी इलाके को मुड़ेगा और बाज़ दफ़ा कच्ची आबादियाँ या जो निचले जो ऊंचे इलाके नहीं होते वहाँ का रुख करता है और वहाँ पे फिर सैलाब या फ्लड्स वगैरह आते हैं। तो ये सारा इसकी वजह से होता है। ये इसके इफ़ेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके इफ़ेक्ट टेम्परेचर पे भी होते हैं, इसके वेदर चेंज पे भी होते हैं, सी लेवल पे भी होते हैं और फ्लड्स वगैरह भी इसकी वजह से आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारा जो टॉपिक है इसमें से आपको शॉर्ट भी वो बोर्ड में पूछ सकते हैं या बाज़ दफ़ा वो 4 नंबर का इस पर नोट भी कह सकते हैं। और आखिर में स्टूडेंट्स, अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो
या इसको कंट्रोल किया जाए तो उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए, ताकि पौधे, अगर ज़्यादा पौधे होंगे तो वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे, वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेंगे। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा अब्जॉर्ब करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। और इसके साथ साथ हमें जो बर्निंग फ्यूल्स का जो यूज़ है वो भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करवाते हैं। ये थोड़ी प्रोड्यूस करवाएंगे अगर बर्निंग फ्यूल्स के ज़रिए से, तो दरख्त हाँ थोड़े भी हों तो गुजारा हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को मेंटेन रखना है, ठीक है। अब जो है इंसान की एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारा जो सिस्टम है ख़राब हो रहा है, सारा इम्बैलेंस हो रहा है। अगर इसको बैलेंस करना चाहते हैं हम, तो हमें ये देखना चाहिए सिर्फ इसकी मिकदार बढ़ा दें पौधों की और इसके यूज़ में कमी ले आएँ। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारे लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।